लिक्विड सरफेस से एंगल ऑफ कांटेक्ट हमने स्टार्ट कर लिया था, पढ़ लिया था, समझ लिया था। ठीक है, चैप्टर 10 चल रहा है और ये अब आखिरी सांसें ले रहा है, बहुत टाइम से खींचे चला जा रहा है। ठीक है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट आपके हो गया है। शेप ऑफ लिक्विड सरफेस ये पढ़ेंगे, प्रेशर एक्सिस, कैपिलरी एंड कैपिलरिटी, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। देखो, हमने बात करी थी कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस के बारे में। ठीक है, कोहेसिव फोर्स क्या होता है? जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगे, सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल के बीच में। एडहेसिव फोर्स क्या होता है? जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगे, डिफरेंट मटेरियल के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स होता है। उसके बाद हमने एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात करी। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? जब हम इस तरीके से लिक्विड लेते हैं, हमने लिया था यहाँ पर वाटर और ग्लास का एग्जांपल, तो यहाँ पर एक कॉनकेव शेप बना था। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमने एंगल मेजर किया था जो थीटा सी 90 डिग्री से लेस आया था, है ना। तो इनके शेप इस तरीके की होते हैं, ये आज हम देखेंगे वाटर और ग्लास के अंदर की ये कहानी। उसके बाद हमने देखा था सिल्वर और वाटर के बीच में, वाटर एंड सिल्वर। ठीक है, तो थीटा सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक फ्लैट सरफेस बन रही है। और मर्क्यूरी के लिए हमने देखा था, तो वो इस तरीके का, ये कॉन्वेक्स शेप हो गया है। और ये वाटर, मर्क्यूरी एंड Hg और ग्लास के बीच में है। ठीक है, थीटा सी ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो जिन भी लिक्विड्स के लिए आपको पता होना चाहिए, जिन भी लिक्विड्स के लिए जो ये एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री होता है, तो ये हमारे सॉलिड को भिगो देते हैं। इफ थीटा सी इज लेस देन 90 डिग्री देन लिक्विड वेट सॉलिड। ठीक है, गीला कर देंगे उसको, उसके अंदर सी होगा, उसके साथ एडहेसिव नेचर उसका ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू कोहेसिव नेचर के। यानी कि कोहेसिव नेचर यानी कि वाटर एंड वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में चिपक रहे हैं, ये कोहेसिव नेचर है। वाटर के मॉलिक्यूल्स ग्लास से चिपक रहे हैं, तो ये एडहेसिव नेचर है। ठीक है, सो ये बातें हम करने करी थी। और इन जो कांटेक्ट एंगल है ये कैसे चेंज होता है, सरफेस टेंशन के साथ चेंज होता है। एक cos थीटा इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन वाला फॉर्मूला देखा था हमने, वो भी आज देखेंगे उसको। ठीक है ना, कैपिलरिटी के अंदर वो चीज आ जाएगी हमारे। तो इतनी बातें बच्चों हमने करी है, और अब इससे आगे हमारी कहानी बढ़ाते हैं। ठीक है, तो शेप ऑफ लिक्विड सरफेसेस के बारे में बात करते हैं। तो ये कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस के बेस पे होती है। जहां पर कोहेसिव फोर्स ज्यादा हो जाता है वहां पर कॉन्वेक्स शेप हो जाती है, और जहां पर कम हो जाता है वहां पे कॉनकेव हो जाती है। तो देखेंगे कहाँ से कि कॉन्वेक्स कहाँ से हो रही है, कॉनकेव कहाँ से हो रही है? तो हम ऊपर से यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये कौन सा शेप है? ये है कॉनकेव। ठीक है, यहाँ पर खड़े होके देखेंगे ऊपर से, तो ये कौन सा शेप है? ये है कॉन्वेक्स। ठीक है, शेप ऑफ जो लिक्विड होता है ये क्या कहलाता है? मेनिस्कस। ठीक है, चलो बढ़िया है। अब बात करते हैं हमारे केस फर्स्ट की। गुड इवनिंग प्रेरणा। केस फर्स्ट में क्या हो रहा है? यहाँ पर हमारा था वाटर एंड ग्लास। ठीक है, एंगल क्या था? लेस देन 90 डिग्री था। गुड इवनिंग बेटा। तो ये कहानी है। अब नेक्स्ट अब हम बात करें तो एंगल कौन सा है? ये जब भी एक्यूट एंगल होता है तो वो लिक्विड को क्या करता है? वेट कर, सॉरी सॉलिड को क्या करता है? वेट कर देता है, भिगो देता है। शेप कौन सा होगा? कॉनकेव सरफेस। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से वाटर ग्लास ग्लास लिया मैंने, इसमें लिक्विड भर दिया मैंने इसे। ठीक है सर, इसका आपने वो तो बनाया नहीं नीचे, तो जरूरी नहीं है यार, मैं जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सो इस तरीके से सीन होगा। वाटर एंड गिलास हमने लिया है, इसमें भरा है वाटर और ये है ग्लास सरफेस। ठीक है, अब इनके बीच में एंगल कैसे होगा वो चेक करते हैं। देखो, यहाँ पर कांटेक्ट पॉइंट बना।
ठीक है, तो यहाँ पर जो एडहेसिव सॉरी कोहेसिव फोर्स है जो वाटर एंड वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहे हैं, तो वो इस तरीके से मान सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ से 45 डिग्री के ऊपर लग रहे हैं। कौन सा फोर्स? एफ कोहेसिव, वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल भी है और सॉलिड का भी मॉलिक्यूल है ना? तो यहाँ पर जो सॉलिड है एडहेसिव नेचर की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचेगा, तो एडहेसिव फोर्स यहाँ पर लग गया। इसके कंपोनेंट करेंगे, एफ सी कोस 45, जो कि कितना हो जाएगा, एफ सी साइन 45 यहाँ पर आएगा, तो एफ सी बाय √2 इसकी वैल्यू होगी। यहाँ पर लिखेंगे तो एफ सी बाय √2। ठीक है, दोनों कंपोनेंट हो गए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एफ सी के। अब जरूर देखो, ऐसा शेप तो होता नहीं है, कैसा होता है? तो शेप होता है हमारा कॉनकेव सरफेस बनती है इस तरीके से। और एक बात आपने पढ़ी होगी, जो हमारे फोर्सेस होते हैं ना, एफ सी बच्चा क्या है? कोहेसिव फोर्स है, वाटर एंड वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में, H2 और H2 के बीच में। यहाँ पर कोई भी आप ले सकते थे एंगल, मैंने 45 लिया है ताकि मैं अच्छे से बता पाऊं, ताकि ये एडहेसिव फोर्स के एक पैरेलल कंपोनेंट आ जाए, इसलिए मैंने 45 लिया है। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि मैं आपको कोई एंगल लेके दिखाऊं। ठीक है, सिंपल सी भी बात कर सकते हैं हम। यहाँ पर मैं एडहेसिव की लाइन खींच दूंगा, सॉरी कोहेसिव की लाइन ऐसे खींच दूंगा। ठीक है, एडहेसिव ऐसे लग जाएगा। अब हमें पता होना चाहिए कि जो रिजल्टेंट आता है वो किसकी तरफ आता है? रिजल्टेंट आता है हमारे जो फोर्स ज्यादा होता है। तो यहाँ पर एडहेसिव ज्यादा होगा इस केस के अंदर, तो यहाँ पर इस तरीके से रिजल्टेंट फोर्स आएगा। वो मैं डायरेक्टली भी बता सकता था, लेकिन थोड़ा सा समझ में आए कि किस तरीके से क्या हो रहा है, इस वजह से मैंने यहाँ पर एक एंगल की वैल्यू ले ली। तो इस तरीके का कॉनकेव सरफेस बनती है, हमने देखा है, देखते हुए आ रहे हैं। अब बात करते हैं फोर्सेस के बारे में। तो देखो, एडहेसिव यहाँ पर है और कोहेसिव यहाँ पर है। तो इस केस में क्या हो रहा है? सरफेस नीचे की तरफ जा रही है, तो इस केस में क्या होता है? एडहेसिव फोर्स ज्यादा हो जाता है कोहेसिव फोर्स से। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, तो इस साइड पे आएगा हमारे इन ऊपर वाली लाइन का, इन दोनों का रिजल्ट है। ठीक है, एडहेसिव ज्यादा था, एफ एडहेसिव माइनस ऑफ एफ सी बाय √2। ठीक है, इस साइड कुछ आया। और नीचे की तरफ है हमारे बेटा ये 45 डिग्री एफ सी, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाला एफ सी कोस 45 डिग्री, इसका वर्टिकल कंपोनेंट एफ सी साइन 45 डिग्री। ठीक है, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन 45 की 1/√2 होती है, कोस 45 की 1/√2 होती है, तो एफ सी बाय √2, और यहाँ पर भी एफ सी बाय √2। ठीक है, बस यही कहानी है। ठीक है, मैंने बोल दिया आपसे कि जो एंगल लिया है वो रेंडमली लिया है, ताकि आप लोगों को समझ में आए। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर यही एंगल हो। ठीक है ना? तो ये बात हो गई। अब यहाँ पर देखो, इस डायरेक्शन का हो गया कंप्लीट, इसके कंपोनेंट हमने कर लिए, तो यहाँ पर बच रहा था एफ सी बाय √2। अब आपको पता होना चाहिए जो रिजल्टेंट आता है वो कहाँ आता है? दोनों वेक्टर के बीच में आता है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, ये कौन सा है? रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों का। अब रिजल्टेंट फोर्स लग चुका है, तो क्या ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर है? ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पहले की क्लासों के अंदर ही, कि जो हमारी लिक्विड की सरफेस होती है स्टेशनरी, वो हमारे फोर्स रिजल्टेंट फोर्स के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, द सरफेस ऑफ स्टेशनरी लिक्विड रिमेन्स परपेंडिकुलर टू द, किसके परपेंडिकुलर रहती है? परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर ऑब्वियस सी बात है, दिख रही होगी आपको, मुझे भी दिख रही है, आपको भी दिख रही होगी। ठीक है, सो इस केस के अंदर क्या होता है? वाटर भिगो देता है ग्लास को। ठीक है, सेकंड केस लेते हैं। सेकंड किसका है? वाटर एंड सिल्वर का। ठीक है, चांदी की दीवारों के बीच में मैंने पानी को कैद कर दिया।
तो यहाँ पर कांटेक्ट पॉइंट है भाई, तो एडहेसिव फोर्स लगेगा एफ एडहेसिव। यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, ये भी कांटेक्ट पॉइंट है। यहाँ पर से मैंने ले लेता हूँ वापस से 45 डिग्री के ऊपर पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ सी बाय रूट टू, कंपोनेंट कर दिए। यहाँ पर डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, एफ सी बाय रूट टू। लेकिन इस केस में क्या है पता है आपको, हमें सरफेस परपेंडिकुलर करनी है रिजल्टेंट फोर्स के। ठीक है ना, तो क्या होगा, क्या हो रहा होगा इसके अंदर, जो एफ एडेसिव है ना वो बराबर होगा इस वाले के एफ सी बाय रूट टू के। तो यानी कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से। तो अब सरफेस कैसे होती है वाटर और सिल्वर के केस में, बोलो, प्लेन होती है, फ्लैट सरफेस होती है ऐसी, और ये दिख रही है, तो ये फ्लैट सरफेस, दोनों कंपोनेंट घट गए, तो नीचे वाला क्या बचा, एफ सी बाय रूट टू। ठीक है, और भी बच्चे हैं क्लास में, मैं अनम्यूट कर देता हूँ, हाँ ना बोल लो, दिक्कत आ रही है तो लिखने में। ऑलराइट, वेरी गुड। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, सरफेस कैसी है, फ्लैट सरफेस है। ठीक है, और ये क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है, इसके परपेंडिकुलर सरफेस दिख रही है तो फ्लैट रह रही है, इसके अंदर रिजल्टेंट फोर्स के सरफेस हमेशा क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे केस थर्ड के बारे में। कौन था वो, नाम बताओ मुझे उसका। वो था सर मर्क्यूरी एंड ग्लास। ठीक है, थीटा सी ग्रेटर देन 90 डिग्री कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है, इसके अंदर जो हमारा लिक्विड होता है वो सॉलिड को नहीं भिगोता है। ठीक है, एच जी डज नॉट वेट ग्लास। यस, ये कॉन्वेक्स है। इसके लिए वापस से बनाते हैं वही कहानी, ये मरकरी भर दिया हमने इसमें, एच जी। ठीक है, ये कांटेक्ट पॉइंट है, यहाँ पर एफ एडहेसिव, यहाँ पर से कोहेसिव, वही 45 डिग्री, ये एफ सी बाय रूट टू, यहाँ पर से वही कंपोनेंट एफ सी बाय रूट टू, इधर चला जाएगा, सरफेस कैसी आएगी, कॉन्वेक्स आएगी। ठीक है, अब देखो इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा कोहेसिव नेचर है ना वो ज्यादा होता है। ये हमारा जब मर्क्यूरी है ना बच्चों, अपने आप में रहना पसंद करता है। ठीक है, इसी वजह से ये ग्लास को भिगोता भी नहीं है। बैरोमीटर की बात करी थी मैंने, तो बैरोमीटर में इसीलिए मर्क्यूरी को यूज करते हैं कि वो ग्लास की ट्यूब के चिपकता नहीं है, अपना आप में रहना पसंद करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो एफ ये कंपोनेंट आएगा ये ज्यादा है। अब इस कंपैरिजन में एफ एडहेसिव जो नेचर है वो कम है एफ सी बाय रूट टू से, तो यहाँ पर रिजल्टेंट आएगा इसका इस तरफ। ठीक है, तो एफ सी बाय रूट टू माइनस ऑफ एफ एफ एडहेसिव एंड डाउनवर्ड कंपोनेंट, ऐसा कैसा, ये किसी में से भी माइनस नहीं हो रहा, तो अब रिजल्टेंट कैसा आएगा, इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट आएगा। अब इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट हमारे आ गया, तो क्या ये परपेंडिकुलर दिख रहा है क्या, देखो ऐसे परपेंडिकुलर दिख रहा है। तो रिजल्टेंट फोर्स जब हमारे सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, रिजल्टेंट फोर्स जब हमारी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तब हमारी स्टेबल कंडीशन होती है स्टेशनरी लिक्विड के लिए। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होगा तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी सरफेस मूव कर रही है, और ऐसा होता नहीं कि मूव कर रही है स्टेशनरी कंडीशन दी हुई। ठीक है, सो गौरी कुछ भी नहीं किया ज्यादा इसके अंदर, बस यही बात करिए, ये इसको देख लो आप, बाकी केस आपके आराम से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो वाटर और ग्लास के केस में हमने एक बीकर बनाया था, उसमें कॉनकेव सरफेस बन रही थी हमारी। ठीक है, और एक स्टेटमेंट आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, द सरफेस ऑफ स्टेशनरी लिक्विड रिमेन्स परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऐसा कॉनकेव शेप क्यों बन रहा है, तो यहाँ पर कुछ एंगल लिया हमने, है ना, तो रेंडमली कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, जरूरी नहीं है, मैं डायरेक्टली इसको ऐसे भी बोल सकता था, कोहेसिव फोर्स लग रहा है यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, एफ कोहेसिव, एडेसिव फोर्स ग्लास और वाटर के बीच में, तो एफ एडेसिव इस तरफ। ठीक है, जितनी लंबी लाइन उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड, तो जो हमारा इस कंडीशन में होता है एडेसिव फोर्स ज्यादा होता है। ठीक है, एडेसिव फोर्स ज्यादा, तो मतलब जो रिजल्टेंट आएगा वो एडेसिव की तरफ आएगा।
ठीक है, तो रिजल्टेंट यहाँ पर आएगा। अब हम इसके ऊपर टेंजेंट खींच के देखें तो हाँ वाकई में ये रिजल्टेंट फोर्स इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, सरफेस के। तो यही कहानी है बस, तो ये एंगल्स में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है किसी को, ठीक है। ये कहानी है बच्चों। एंगल ऑफ कांटेक्ट हमारा हो गया, और सरफेसेस कैसी कैसी होती है ये भी हमारी हो गई। तो इसके ऊपर चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। लिक्विड डज नॉट वेट द साइड्स ऑफ ए सॉलिड इफ द एंगल ऑफ कांटेक्ट डज नॉट वेट। इफ द एंगल ऑफ बी। कांटेक्ट क्या होगा बताइए। बी। बी 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 पी है ना, मोर देन 90 डिग्री। कैसा शेप लेता है, स्फेरिकल शेप लेने की कोशिश करता है, इस तरीके का, ठीक है, अपने आप में रहने की कोशिश करता है। इसके अंदर क्या होता है, जो कोहेसिव फोर्स है वो एडेसिव फोर्स से ज्यादा होता है, तो ऑब्ट्यूस एंगल थीटा सी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। अब इसके अंदर क्या होगा, इफ ए वाटर ड्रॉप इज केप्ट बिटवीन टू ग्लास प्लेट्स देन इट्स शेप इज ए बी सी डी, विच इज राइट। सी। ये है ग्लास, बिल्कुल। और बच्चे क्या बोल रहे हैं, ग्लास के अंदर ऐसा कॉनकेव शेप आ रहा था, अब दोनों साइड ग्लास प्लेट लगा दी तो कैसा होगा। ये ग्लास प्लेट, ठीक है, ग्लास प्लेट। यस ऑब्वियसली सी ही हमारा करेक्ट होगा। यस बच्चों, सी इज करेक्ट आंसर। क्यों है यहाँ पर चेक भी कर सकते हो आप। देखो, ये टेंजेंट खींच दी हमने, ग्लास प्लेट थी, ये एक और टेंजेंट खींची, कहाँ पर मेजर करते हैं, इनसाइड द लिक्विड। यहाँ पर टेंजेंट खींचे, कहाँ पर मेजर करते हैं, इनसाइड द लिक्विड। यहाँ पर टेंजेंट खींचे, कहाँ पर मेजर करते हैं, इनसाइड द लिक्विड। थीटा सी ग्रेटर देन 90, यहाँ पर थीटा सी ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन 90 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। तनु, शलवी, नीना, शोएब, दीपू और भी बच्चों ने बताया, वेरी गुड, अच्छी बात है। तो अब हम बात करते हैं प्रेशर एक्सिस इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। प्रेशर की ज्यादती या अधिकता इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप कैसे होगी। देखो, आपको पता है जो आपकी ड्रॉप्स होती हैं वो अपना सरफेस एरिया मिनिमम करने की कोशिश करती हैं, ठीक है, इसीलिए स्फेरिकल फॉर्म में होती है, ठीक है। तो वो अपने आप को कंप्रेस करने की कोशिश कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, तो जो उनके अंदर का जो लिक्विड होता है या अंदर का जो भी मैटर होता है ना, वो दब जाता है, ठीक है। अब वो दब गया तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रेशर इंक्रीज होगा, है ना। अंदर क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो जब भी हम लिक्विड की ड्रॉप लेते हैं तो पी इनसाइड जो होता है और पी आउटसाइड है, तो पी इनसाइड ज्यादा होता है पी आउटसाइड से। कि क्यों होता है, ड्यू टू सरफेस टेंशन ड्रॉप ट्राइज टू कॉन्ट्रैक्ट। सर इक्वल नहीं होएगा। नहीं, क्योंकि वो दबने की कोशिश कर रही है ना बच्चे, इसलिए, ठीक है। अगर फ्लैट सरफेस होती बढ़िया तब तो इक्वल हो सकता था, लेकिन अभी नहीं होगा, ठीक है। तो ड्यू टू सरफेस टेंशन ड्रॉप्स ट्राइज टू कॉन्ट्रैक्ट, हैंस व्हाट, प्रेशर इनसाइड इंक्रीजेस। कैसे होगा, अभी हम देख भी सकते हैं इसको आराम से, ठीक है ना। तो ये प्रेशर इंक्रीज हो गया किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। हमारी ड्रॉप क्या चाहती है, सिकुड़ना चाहती है, और ज्यादा मुझे और छोटा कर दो, मुझे और छोटा कर दो, ठीक है। तो ये कहानी होती है, इस वजह से क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और ये प्रेशर डिफरेंस जो है इनसाइड और आउटसाइड का, यही हमारा प्रेशर एक्सिस कहलाता है, ठीक है। जो प्रेशर डिफरेंस है इनसाइड और आउटसाइड का, यही क्या कहलाता है, हमारा प्रेशर एक्सिस कहलाता है, और इक्विलिब्रियम भी अचीव हो जाता है, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस, यही लिख देता हूं, प्रेशर डिफरेंस इनसाइड
and outside the drop is known as pressure axis. ठीक है, तो ये कहा है बेटा। सर एक क्वेश्चन है, डाउट पूछना है। बोलो। सर कभी कभार क्या होता है कि एरोप्लेन में जाते हैं ना, तो वहां का प्रेशर लगता है, तो अगर सबसे ऊपर वाले देखे जाए तो वहां पे कभी कभार खून आ जाती है नाक से, ऐसा क्यों होता है सर? वो अलग कहानी है बच्चे, ठीक है। प्रेशर रिड्यूस होता है वहां से, ठीक है। ऊंचाई पे जाते हैं ना हम, तो प्रेशर रिड्यूस होता है, इस वजह से वो होता है ऐसा कहानी, ठीक है। प्रेशर रिड्यूस होता है और हमारी बॉडी का जो प्रेशर है वो ज्यादा होता है ना। तो मैंने पहले भी, अगर आप लोग मुझसे पढ़े हो तो मैंने बात करी थी, अगर हम स्पेस में जाएं तो वहां पर कोई मीडियम नहीं होता और हमारी बॉडी में अंदर प्रेशर होता है। तो हम जब स्पेस में जाएंगे ना तो हम फट जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से वहां से हमारे ब्लड आ जाता है, ठीक है। प्रेशर रिड्यूस ओके होता है सर। ऊपर जाके, ठीक है। यस, ठीक है। तो ये कहानी हो गई हमारी, प्रेशर डिफरेंस क्या होता है, प्रेशर एक्सिस होता है। अब क्या करें, हम इसको देखेंगे मैथमेटिकली कि ये वाकई में होता कैसे। तो लिक्विड ड्रॉप, ठीक है, इस तरीके से लिया हमने। तो ये लिक्विड ड्रॉप है, कुछ ना कुछ प्रेशर था इनसाइड में और आउटसाइड में भी है, पी इनसाइड पी आउटसाइड। इसकी सरफेस टेंशन टी ले लेते हैं, इस ड्रॉप की रेडियस हम ले लेते हैं आर, ठीक है। अब इस ड्रॉप को मैं बीच में से कट कर दूं, ठीक है, तो कुछ इस तरीके की हो जाएगी, केप बन जाएगी, ठीक है। इस तरीके की केप बनेगी, हेमिस्फीयर बन जाएगा, ठीक है ना। अब आपको पता है कि पूरी की पूरी लिक्विड ड्रॉप है, तो इसकी पेरीफेरी के ऊपर सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा होगा। इसकी रेडियस कितनी है, आर है। सरफेस टेंशन फोर्स कितना लग रहा होगा, देखो, इधर वाला लिक्विड इसको खींच रहा होगा उसकी तरफ में, ठीक है ना, सरफेस टेंशन फोर्स लगा के। तो कितना, टी इंटू 2 पाई आर फोर्स से खींच रहा होगा। सरफेस टेंशन फोर्स इतना लग रहा होगा क्या, पूरी की पूरी के ऊपर, हर एक पॉइंट के ऊपर लग रहा होगा, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। तो पूरी लेंथ कितनी है इसकी पेरीफेरी की, 2 पाई आर है ना। है कि नहीं है, बोलो हाँ ना, यस सर। बोलो भाई, है। और इन जो हमारा प्रेशर होता है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या था, एफ इज इक्वल टू टी इंटू लेंथ। प्रेशर के लिए फोर्स लिखेंगे तो एफ इज इक्वल टू पा, ठीक है, प्रेशर इंटू एरिया। यस, बिल्कुल सही बात है। अब इनसाइड का जो प्रेशर है वो इसको धक्का मारेगा। जो प्रेशर होता है हमेशा दूर भगाता है, धक्का मारने की कोशिश करता है, ठीक है ना, बढ़ने नहीं देना चाहता। जो पी इनसाइड का प्रेशर है इतना, अभी कितने एरिया पे लग रहा है, ये पूरे एरिया पे लग रहा है, ठीक है। तो एक बॉल को आप काटोगे तो वो कैसा दिखेगा आपको, हेमिस्फीयर दिखेगा, ठीक है। अब हेमिस्फीयर का जो ये वाला एरिया है, इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है और इसी वजह से फोर्स लग रहा होगा, तो कितना एरिया है ये, हम्म, कितने एरिया के ऊपर फोर्स लगा रहा है इनसाइड वाला, हाँ यार सर। पाई आर स्क्वायर पे, ठीक है। एक प्रोजेक्शन लेते हैं बच्चों, फोर्स के प्रेशर से जब फोर्स लग रहा होता है तो, ठीक है। अब बाहर वाला प्रेशर भी इसको दबाने की कोशिश कर रहा होगा, तो पी आउटसाइड, या पी नोट लिख दूं मैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है तो यस सर। पी नोट लिख दिया। और ये पाई आर स्क्वायर का फोर्स बाहर से लगा रहा होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन आपने देख ली, ये इस तरफ जा रहा है, ये अंदर की तरफ लग रहा है, ये लेफ्ट साइड में, और ये राइट साइड में लग रहा है, ठीक है। तो लगा दिया भाई हमने। अब फोर्स को क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड और राइट साइड के फोर्सेस बराबर होंगे, क्योंकि हमारी जो ड्रॉप है वो क्या है, इक्विलिब्रियम या रेस्ट वाली कंडीशन में, ना इधर भाग रही है ना उधर भाग रही है, जैसी रखी है वैसी रखी है, ठीक है। तो P इनसाइड इंटू पाई आर स्क्वायर, लेफ्ट साइड का फोर्स इक्वल टू राइट साइड के फोर्स, P नॉट पाई आर स्क्वायर प्लस टी इंटू 2 पाई आर,
ठीक है, तो पाई से पाई की धज्जियां उड़ जाएगी। अब हमारे पास जो बचेगा आर स्क्वायर बचा है तो इधर, और यहाँ पर आर बचा है, तो आर स्क्वायर का दोनों साइड डिवाइड कर देंगे तो पी इन विल बी इक्वल टू पी नॉट, इसका ये कैंसिल आउट, और इधर 2t अपॉन आर बचेगा। ठीक है, तो प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप आ गया, जो कि हम बोल रहे थे कि ज्यादा होता है, तो ज्यादा दिख रहा है क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, 2t/r टाइम ज्यादा दिख रहा है, दिख रहा है। यस। और तो प्रेशर एक्सिस क्या होगा, P इनसाइड माइनस ऑफ P आउट, दैट इज इक्वल टू 2t अपॉन r। यही हमारा प्रेशर एक्सिस है फॉर ए लिक्विड ड्रॉप। ठीक है, तो ड्रॉप के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, देख लिया हमने, 2t/r से ज्यादा होता है। ठीक है ना। ठीक है, तो प्रेशर इनसाइड ए ड्रॉप, प्रेशर इनसाइड ए ड्रॉप is greater than the pressure of outside। बाय कितने अमाउंट से, 2t/r अमाउंट से ज्यादा होता है। यही हमारा प्रेशर एक्सिस होता है बच्चों। ठीक है, वेरी गुड। तो ये प्रेशर एक्सिस की कहानी हो गई। अब मैं आपको एक बात बोलूं कि अगर आपके पास यहाँ पर क्या थी, सिंगल फ्री सरफेस थी, बाहर ही बाहर थी एक, है ना। फ्री सरफेस कितनी थी ड्रॉप के अंदर, जो एटमॉस्फेयर में खुल रही हो, या फिर जो हमें मिल सकती हो, तो बाहर ही थी एक फ्री, बोलो, क्योंकि अंदर से तो सॉलिड होती है ना ड्रॉप, होती नहीं होती। अगर मैं यहां पर एक एयर बबल ले लूं, है ना, या फिर एयर कैविटी को ट्रैप कर दूं, लिक्विड के अंदर, तो इस कंडीशन में भी जो हमारा प्रेशर एक्सिस है ना, वो सेम टू सेम 2t/r के बराबर होगा। P इनसाइड और बाहर कुछ ना कुछ होगा P आउटसाइड। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी जो प्रेशर एक्सिस है वो क्या होगा, 2t/r के बराबर। ठीक है, अगर इसकी सरफेस टेंशन T है और इसकी रेडियस कितनी है, R है तो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और एक बात और मैं बोलूं, तो इन जनरल इससे हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास कॉनकेव शेप हो, ये ड्रॉप मैंने बनाई, ठीक है, अंदर से देखोगे आप तो क्या दिखेगा, ये चारों तरफ देखोगे, किसी स्फीयर के अंदर पैक हो जाओ आप, तो वहां से क्या दिखेगा आपको, सरफेस कैसी दिखेगी, कॉनकेव। ठीक है, बाहर से देखोगे तो कैसी दिखेगी, कॉन्वेक्स। ठीक है, दिखेगी नहीं दिखेगी। तो अब जो कॉनकेव वाले पार्ट में होता है ना, तो प्रेशर ज्यादा ही होता है जनरली। ठीक है, तो पी नॉट प्लस 2t/r से प्रेशर ज्यादा होगा यहाँ पर, और यहाँ पर P होगा। ठीक है, तो इन जनरल प्रेशर एट कॉनकेव पार्ट रिमेन्स हाई। कितना हाई है, 2t/r से हाई है। ठीक है ना। तो चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। ये जनरली सभी में ही होता है। ठीक है बच्चे, जितना समझ में आया उतना देख लो, अगर नेटवर्क का ज्यादा इशू नहीं है तो। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को करते हैं। Water is filled in a capillary tube of radius r. If the surface of water is hemispherical, theta is equal to 0 degree, the contact angle. ठीक है, then find pressure at point A, which is at h depth below the surface. यहाँ पर कितना प्रेशर होगा ये हमें बताना है।
देखो बाहर कितना प्रेशर होगा यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना भाई, एटमॉस्फेयर में खुला हुआ है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। और ये इसका शेप कैसा है यहाँ पर बैठ के देखोगे तो कॉनकेव, तो इसका मतलब है यहाँ का प्रेशर ज्यादा है, यस पी नॉट, है ना। अब क्या करें, इसके जस्ट नीचे आए तो कौन सा शेप है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स के ऊपर प्रेशर कम होता है, अंदर 2T/R से ज्यादा होता है, तो बाहर की तरफ क्या होगा, 2T/R से कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, पी नॉट माइनस 2T/R। सर क्या कर रहे हो, ये समझ में नहीं आई बात, आएगी नहीं आई, बताऊं। पी इनसाइड इज इक्वल टू पी आउट प्लस 2T/R होता है, तो पी आउट निकालेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, पी इनसाइड माइनस ऑफ 2T/R, तो वही तो लिखा है यहाँ पर। ठीक है, आ गई, तो 2T/P नॉट माइनस 2T/R प्रेशर है यहाँ पर। हमें कहाँ पॉइंट आउट करना है, एच डेप्थ के ऊपर, अगर इसकी डेंसिटी में रो ले लूं, है ना, तो इस एच डेप्थ के ऊपर अब प्रेशर बता दो जल्दी से, टोटल प्रेशर कितना होगा, रो जी एच वाला ऐड कर दो इसके अंदर। ये एच डेप्थ में पॉइंट ए के ऊपर, यहाँ पर पॉइंट ए भी नहीं दिख रहा होगा, अब दिख गया होगा। ठीक है तो यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, देखो, एक तो इस पॉइंट की वजह से प्रेशर पी नॉट माइनस 2T/R, और हाइट की वजह से प्रेशर, लिक्विड कॉलम की हाइट की वजह से प्रेशर, दैट इज रो जी एच, यही हमारा आंसर है। प्रेशर एट ए इज इक्वल टू पी नॉट माइनस 2T/R प्लस रो जी एच। यस, सही है, आ गया समझ में, एनी डाउट इन दिस किसी को, कोई भी परेशानी तकलीफ हो। हम्म, चलो बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है, ओके वेरी गुड, चलो बढ़ते हैं आगे, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस में कर लेना। अब प्रेशर एक्सिस इनसाइड ए लिक्विड बबल, बबल वाई की बात की रही है यार ये, बबल में कितनी सरफेस होती है, एक अंदर वाली एक बाहर वाली। ठीक है, हम एयर बबल को या फिर ये सोप बबल है, आप फुलाते हो उसको तो एक लेयर बनती है ना ऐसी, कितनी पतली होती है, बिल्कुल बहुत ज्यादा पतली होती है, लेकिन हम उसको माइक्रोस्कोप से देखें तो क्या होगा, वो हमें बहुत ज्यादा मोटी दिख सकती है, उसमें बहुत सारी लेयर्स हो सकती है, उसकी काफी सारा थिकनेस हो सकती है। ठीक है, तो इसमें नंबर्स ऑफ लेयर होती है, लेकिन हमें दिखेंगी कितनी, फ्री सरफेस दो ही दिखेंगी। मेरे इसकी लो बैटरी हो गई। आप मुझसे कह रही हो क्या, तो ऐसा कुछ हमारी 2 लेयर्स होंगी। ठीक है, यहाँ से इसकी रेडियस में ले लेता हूँ R1 अंदर वाली की, और इसकी बाहर वाली के ले लेता हूँ मैं R2, लेकिन हम R1 ऑलमोस्ट बराबर है R2 को, और इसकी जो एक जनरल रेडियस है वो हम R ही लेंगे। ठीक है, और इसके अंदर ये कुछ ना कुछ थिकनेस है इसकी। ठीक है, रेडियस हमने R ले ली, सरफेस टेंशन इसकी ले लेते हैं हम T ले लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो बाहर प्रेशर कितना होगा, बाहर प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखने की कोशिश करो, जैसे ही हम सरफेस के अंदर जाते हैं तो इस पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, सर बढ़ जाता है कॉनकेव वाले पार्ट में। ठीक है, कॉनकेव वाले पार्ट में कितना बढ़ जाएगा, पी नॉट प्लस 2T/R से बढ़ जाएगा सर। ठीक है, थोड़ा और अंदर गए तो यहाँ पर इनसाइड प्रेशर मिलेगा हमें, तो पी इनसाइड कितना होगा, पी नॉट प्लस 2T/R
बाहर का, और थोड़ा सा 2T/R से और इंक्रीज हो जाता है, तो प्लस 2T/R। ठीक है, तो P इनसाइड कितना हो जाएगा, दैट इज P0 प्लस 4T/R। ये तो हमने डायरेक्टली लिख दिया। अब चलो डेरिवेशन इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास होती है दो लेयर्स, अंदर वाली और बाहर वाली। ठीक है, बाहर और भीतर की सरफेसेस। तो हम अब इसको भी कट करेंगे ड्रॉप की तरह, तो ये हो जाएगा हमारा वापस से डबल लेयर वाला हेमिस्फीयर है ना। तो इस तरीके से कुछ दिखेगा ये हमें। ठीक है, होलो नहीं है, हाँ होलो तो है ही, सही है। इस तरह की कुछ कहानी है। ये इसकी जो अलग अलग बनाया, इसके ऊपर मत जाना, मैंने पहले भी बोला R1 इक्वल टू R2 है, और ये R के बराबर है, क्योंकि थिकनेस बहुत ज्यादा कम होती है। अल्टीमेटली बाद में भी हम उसको नेग्लिजिबली मान के इक्वल करेंगे, तो ऐसे करने से मतलब ही क्या रहा, बार 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 बार। ठीक है, तो सरफेस टेंशन फोर्स देखो, अब अंदर वाली लेयर पे भी लगेगा और बाहर वाली पे भी लगेगा, तो T इंटू 2πr तो लग रहा था। अब अंदर इस वाले के ऊपर भी लगेगा, इसकी रेडियस कितनी है, इसके भी 2πr है। ठीक है, इसकी पेरीफेरी भी 2πr है, बाहर वाले की भी 2πr है। ठीक है, तो दोनों की जो पेरीफेरी है वो बराबर है, तो इसको क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दूं टोटल लिखने के लिए। यस, हाँ होला ही होता है बेटा, सही बात कही आपने। ठीक है, क्योंकि बबल है तो होलो ही है। सो यहाँ पर इनसाइड का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, और आउटसाइड का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो है ही। अब इसने वापस से इधर से कितना प्रेशर लगाया होगा, P0πr², और इधर से कितना प्रेशर लगाया होगा, P in/r²। ठीक है, तो फोर्स को बैलेंस करेंगे, तो P इनसाइड लिखते हैं, दैट इज πr² एंड इट इज इक्वल टू इस साइड के राइट साइड के फोर्सेस P0/r², और इसको हम लिख दें 2 इंटू 2 4πr/t, 4πr/t। पाई से पाई कैंसिल आउट कर देंगे और r² का डिवाइड करेंगे, तो वापस से कितना आ जाएगा, दैट इज P इनसाइड एंड इट इज इक्वल टू P0 प्लस 4T/r। प्रेशर एक्सिस लिखें तो P इन माइनस P आउट दैट इज 4T/r। तो बबल के अंदर जो प्रेशर होता है भाई साहब, वो ड्रॉप से भी ज्यादा होता है। ठीक है, 4T/r से ज्यादा होता है प्रेशर एक्सिस यहाँ पर। यही है हमारा प्रेशर एक्सिस इनसाइड द बबल। ठीक है, आ गई बात समझ में सबके? ऑलराइट, वेरी गुड, अच्छी बात है। ओके, चलो फिर इसके ऊपर एक बात करूं मैं, तो प्रेशर एक्सिस जो होता है वो रेडियस के साथ कैसे घट रहा है, इस तरीके से हाइपरबोलिक रिड्यूसिंग ग्राफ है। यानी कि क्या होगा, जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ाओगे ना, तो प्रेशर इनसाइड द बबल या फिर वाटर ड्रॉप आपके क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, यस दिस इज हाइपरबोला। तो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। The soap bubbles are formed on the ends of the tube as shown. If wall is open, in which direction will the air flow? किस डायरेक्शन में हमारी एयर जाएगी? सोप बबल है तो सरफेस टेंशन इसकी भी और इसकी भी सेम होगी। ठीक है, बाहर प्रेशर B0 और यहाँ पर भी एटमॉस्फेयर प्रेशर P0 है। ठीक है, बताओ ना हमारी जो एयर फ्लो होगी वो A to B होगी या B to A होगी? A to B और B to A। ठीक है, A to B कह रहे हैं आप लोग, A to B, A to B, A to B, A to B, A to B। चलो, मिसकंसेप्शन, बाहर का प्रेशर P0
अंदर से देखिए तो कॉनकेव, तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा। इसकी रेडियस कैपिटल आर ले लेते हैं, इसकी रेडियस स्मॉल आर ले लेते हैं, तो पी नॉट प्लस 40/r का प्रेशर होगा अंदर। इसमें कितना होगा, पी नॉट प्लस 40 अपॉन स्मॉल आर का प्रेशर होगा। ठीक है, हमें एक स्टेटमेंट पता है कि जो हमारा प्रेशर है, ठीक है, फ्लूइड फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर, ये हमें पता है। ठीक है, अब आपको दिख रहा है साफ साफ कि जो आर है वो ग्रेटर देन ये है। ठीक है, तो अब आप कह सकते हो क्या, प्रेशर इनसाइड ए इज लेस देन प्रेशर इनसाइड बी। बोलो। हम्म, कह सकते हो प्रेशर इनसाइड ए कितना है सर, ये यस सर। पी नॉट है प्लस 40/r है, और यहाँ पर कितना है, पी नॉट प्लस 40/स्मॉल आर है। ठीक है, तो पी नॉट से पी नॉट को उड़ा देंगे। हम्म, और यहाँ पर 40 कांस्टेंट जैसी चीज है, और यहाँ पर भी 40 कांस्टेंट जैसी चीज है। ठीक है, सरफेस टेंशन तो सबकी कांस्टेंट होती है, तो यहाँ पर बड़ी चीज का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगी, इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, छोटी। और यहाँ पर छोटी चीज का डिवाइड किया है 40 में, तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो प्रेशर इनसाइड बी इज ग्रेटर देन प्रेशर इनसाइड ए। हमें पता है कि फ्लूइड फ्लो करता है हायर टू लोअर प्रेशर। ठीक है, तो हमारा फ्लूइड कहाँ से कहाँ जाएगा, बोलो, ए टू बी या बी टू ए, अब बोलो। A to B, higher to lower. हायर टू लोअर जाएगा ना, तो बी टू ए जाएगा ना। ए टू बी। बी टू ए जाएगा इधर। ठीक है, प्रेशर इनसाइड बी इज ग्रेटर देन प्रेशर इनसाइड ए, है ना। यहां से बात समझ में आ Yes रही sir, है, yes yes sir. हायर टू लोअर जा रहा है ना, तो बी से ए की तरफ जाएगा। ये तो एयर फ्लो की डायरेक्शन हो गई। इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा बी है ना वो छोटा हो जाएगा, और ए वाला है ना वो एक्सपेंड करेगा। ठीक है, अब प्रेशर ट्रांसफर हो रहा है, तो हमारा जो ये है, ये भाई सब थोड़े और बड़े हो जाएंगे, और ये भैया हमारे छोटे हो जाएंगे और। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते रहते हैं। लाला जी बन जाएंगे, लाला जी। हाँ, ये बनेगा लाला जी, तो ये तो पता नहीं क्या बनेगा। चलो ठीक है, इसके और प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, करिएगा इनको। अब हम बात करते हैं हमारी कैपिलरी ट्यूब एंड कैपिलरी टी की। व्हाट इज कैपिलरी ट्यूब और क्यों पढ़ रहे हैं इसको, तो इसकी मदद से हम सरफेस टेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके एपरेटस बनता है उससे। इस वजह से कैपिलरी ट्यूब को हम पढ़ रहे हैं, और इसका भी काफी जगह पर यूज होता है। ठीक है, बहुत सारे प्रैक्टिकल फिनोमेना होते हैं इससे हमारे। ठीक है, तो कैपिलरी ट्यूब क्या है सर, ये एक ग्लास ट्यूब है, ठीक है, जिसके दोनों एंड खुले होते हैं और उसमें एक होल होता है। ठीक है, हिंदी में इसको केश नली भी बोलते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बारीक होती है, बाल के कंपैरिजन की होती है, ठीक है ना, हेयर के, इस वजह से। तो कैपिलरी ट्यूब क्या है, ग्लास ट्यूब विद ए फाइन बोर, ठीक है, एंड ओपन एट बोथ एंड्स। ठीक है, दोनों तरफ से खुली होती है इस तरीके की। ठीक है, बहुत ज्यादा पतली होती है। ठीक है, और क्या होता है इसके अंदर, जब हम इसको फ्लूइड के अंदर डालते हैं, तो फ्लूइड कभी इसमें ऊपर चढ़ जाता है और कभी नीचे भी चले जाता है, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द फ्लूइड्स की। ठीक है, सॉरी, लिक्विड की, फ्लूइड की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, लिक्विड की। ठीक है, तो ये ऊपर और नीचे आने की इवेंट को हम बोलते हैं कैपिलरिटी। ठीक है, द वर्च्यू ड्यू टू विच liquid rises or depressed
in capillary tube is known as what? Capillarity. ठीक है, ऊपर और नीचे होने के इवेंट को ही क्या बोलते हैं? कैपिलरिटी बोलते हैं। ठीक है, काफी उसमें यूज आती है हमारा वर्किंग ऑफ फाउंटेन पेन की, केरोसिन जो ऊपर चढ़ता है हमारे लालटेन के अंदर, ठीक है, उसके लिए भी यूज होती है। हमारे खेतों में हम डिगिंग करते हैं तो उसमें भी इसका यूज होता है। काफी सारे सिनारियोज हैं, ठीक है ना। सो देखो, जब हम इसको लिक्विड के अंदर डाल देते हैं, वाटर के अंदर सपोज हमने इसको डाला, ठीक है, वाटर है यहाँ पर, इसके अंदर इसको हमने डाला तो वाटर की सरफेस कुछ ऐसे ऐसे थोड़ी कॉनकेव शेप बनाती है। इसमें वाटर थोड़ा ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है, ऐसा। अब जब हम इसको मर्क्यूरी में डालेंगे तब क्या होगा? नीचे चला जाएगा। जो वाकई होगा ना लेवल इसका, उससे भी नीचे चला जाएगा, ओरिजिनल लेवल से भी क्या होगा? नीचे चला जाएगा, ठीक है, डिप्रेस्ड हो जाएगा। ठीक है, मर्क्यूरी हमने भरा है इसके अंदर, तो ऐसी कहानियां होती है। और ये उस ऊपर नीचे आने की इवेंट को ही हम बोलते हैं क्या? कैपिलरिटी। ठीक है, तो अब कैपिलरी ट्यूब में ये ऊपर और नीचे क्यों जाता है? प्रेशर डिफरेंस की वजह से जाता है। आपको एक चीज पता है क्या? आपने पढ़ी भी होगी, प्रेशर वेरिएशन विद इन हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या रहता है? इन ए सेम लिक्विड प्रेशर एट हॉरिजॉन्टल लाइंस रिमेन्स सेम, होता है नहीं होता? इन ए सेम लिक्विड प्रेशर एट हॉरिजॉन्टल लाइन रिमेन्स सेम, होता है ना, इक्वल होता है हर एक पॉइंट के ऊपर। तो अगर हम इसको बनाए ऐसे, यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब डाल दी, ठीक है, यहाँ पर भरा हुआ है लिक्विड, भरा रहने दो सर, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। ठीक है, तो ये वाटर लेवल है बच्चों, है ना। यहाँ पर जो प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यहाँ पर हल्का सा मेनिस्कस आ रहा है और यहाँ पर से वापस ये लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट मैं बोल दूं, बी पॉइंट है जिसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, जस्ट सरफेस के ऊपर, ये मेनिस्कस है कुछ भी, तो यहाँ पर प्रेशर कितना होगा? पी नॉट प्रेशर होगा। ठीक है, अब सेम लेवल के ऊपर जो जस्ट यहाँ पर हम देखते हैं ना, तो प्रेशर कितना रिड्यूस हो जाता है? पी नॉट माइनस टू टी बाय आर। उधर कॉनकेव था, इधर कॉन्वेक्स है, तो टू टी बाय आर से क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो अब हमें पता है कि सेम लेवल के ऊपर जो प्रेशर होता है वो सेम होता है। यहाँ पर पी नॉट प्रेशर था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? पी नॉट से कम हो गया। तो अब पास्कल भाई साहब तो गलत नहीं हो सकते, सेम पॉइंट के ऊपर क्या होगा? सेम प्रेशर होगा। तो इस वजह से जो हमारा लिक्विड है यहाँ पर ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए इन ए सेम लिक्विड, हमारा जो ये लिक्विड है ये क्या करेगा? ऊपर चढ़ा जाएगा। ये कुर्बानी हम देंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट ले लू मैं बी, और यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं मैं ए। तो क्या आप प्रेशर एट ए और प्रेशर एट बी क्या होगा? बराबर होगा क्या? होगा? अरे अब तो होगा यार, क्योंकि सेम लेवल हो गया ना, इस कंडीशन में तो बराबर होगा। प्रेशर एट ए और प्रेशर एट बी बराबर होगा, ठीक है। ये मान लेते हैं एच हाइट तक हमारा चढ़ गया है। अब आपको बताया जाए कि यहाँ पर प्रेशर कितना है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पर, और जो इस मेनिस्कस की रेडियस है उसको हम ले लेते हैं आर। ठीक है, मेनिस्कस की रेडियस की बात करिए, ट्यूब की रेडियस की बात नहीं करिए, ठीक है ना। ये जो मेनिस्कस है, ठीक है, शेप ऑफ वाटर, उसकी रेडियस है। अब ये सारी चीजें लिख दिए,
तो इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर और ए पॉइंट के ऊपर प्रेशर आप लिख सकते हो क्या? प्रेशर एट बी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर एट पॉइंट है, जैसे अभी क्वेश्चन करके आया हो वैसे के वैसे लिख सकते हो क्या? वो का वही प्रेशर आएगा बच्चों। बताओ, प्रेशर एट पॉइंट है, माइक आपके अनम्यूटेड है, आप बोल सकते हो। प्रेशर एट ए, इसकी डेंसिटी रो ले लो, सरफेस टेंशन टी ले लो, यस पी नॉट माइनस 2 TR, लेकिन और हाइट की वजह से प्लस रो जी एच भी करना पड़ेगा, वही तो निकाला था हमने। निकाला था नहीं निकाला था, सेम टू सेम वही चीज निकाली थी। ठीक है, तो ए पॉइंट के ऊपर प्रेशर जो होगा अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ वी हैव प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। ठीक है, एट सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, यस जो पहले क्वेश्चन में किया था वही। ठीक है, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी हो गया। अब ए के ऊपर प्रेशर पी नॉट माइनस 2T अपॉन आर प्लस रो जी एच इट इज इक्वल टू पी नॉट, इसकी धज्जियां उड़ गई। तो हमारे पास जो लिक्विड कॉलम चढ़ा इन कैपिलरी ट्यूब दैट इज H इज इक्वल टू 2T अपॉन रो जी कैपिटल आर। ठीक है, कहाँ जाना है बच्चे? क्लास तो आपकी 9:15 भी होगी, अगर होगी भी तो। ठीक है, इस लास्ट कंसेप्ट को समझ जाओ फिर चले जाना। एक और बात इसमें बतानी है मुझे, तो यहां पर क्या है? आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑफ मेनिस्कस। ठीक है, टी क्या है? सरफेस टेंशन है, रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये सारी बातें आप जानते हो। ठीक है, अब जो हमारी ट्यूब होती है ना बच्चों, इसको एक्सपेंड करेंगे, जूम करेंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मेनिस्कस बन रहा है वाटर का, और इस ट्यूब की जो रेडियस है हम ले लेते हैं स्मॉल आर। ठीक है, इसको कंप्लीट करें इस स्फीयर को तो कुछ ऐसा होगा, तो इसका सेंटर यहां से यूं कुछ आएगा, आर रेडियस इसकी है। ठीक है, अब आपको पता है यहां से कॉन्टेक्ट एंगल निकालें तो ये थीटा सी होगा, तो ये इसके परपेंडिकुलर, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वापस से कितना हो जाएगा? थीटा सी। ठीक है, अब यहाँ पर एक राइट एंगल बन गया, ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो इससे आप लिख सकते हो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इट इज इक्वल टू cos थीटा सी। ठीक है, किससे लिखा? फ्रॉम ज्योमेट्री। अगर समझ में आ रहा हो तो ठीक है कंटिन्यू करो, अदरवाइज यू कैन लीव, नेट खत्म हो गया तो क्या कर सकते हैं, जैसा भी समझ में आ रहा है देखते रहो यार। ठीक है, तो आर अपॉन आर cos थीटा सी। अब हमारे पास क्या था? एच की वैल्यू दैट इज 2T अपॉन रो जी आर, तो यहां से आर लिख सकते हैं हम कितना? आर अपॉन cos थीटा सी। ठीक है, सो एच विल बी इक्वल टू 2T cos थीटा सी अपॉन रो जी आर। अब आर क्या है? स्मॉल आर, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, तो ये कांटेक्ट एंगल के ऊपर भी हाइट हमारी डिपेंड करती है, सरफेस टेंशन के ऊपर डिपेंड करती है, डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब या रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब के ऊपर भी ये डिपेंड करती है। इसका दूसरा तरीका भी है इसको डिराइव करने का कि कैसे राइज करती है, वो अलग मेथड है, उसमें और उलझ जाओगे, तो किसी ने पढ़ा हो तो ठीक है, अदरवाइज ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं है उसको जानने की। ठीक है, तो ये कहानी है इसकी। आ गई बात समझ में? यस, एनीबॉडी, एनी डाउट इन दिस? उसका एंगल के अंदर कोई दिक्कत आ रही हो या किसी में भी आ रही हो? नो इश्यूज, चलिए बढ़िया है, अच्छी बात है, वेरी गुड। तो अब इसमें कुछ पॉइंट है, देखो जैसे जैसे हमारा थीटा सी कांटेक्ट एंगल बदलेगा
उस अकॉर्डिंग हमारी जो हाइट है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम, इफ जो हमारा थीटा सी है वो हो जाएगा लेस देन 90 डिग्री, तब हमारी जो फॉर्मूला लिख देता हूँ 2t cos थीटा सी अपॉन रो जी आर। ठीक है, तो जो हमारी हाइट होगी वो क्या आ जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा cos थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि हमारा जो वाटर है, लिक्विड विल राइज इन ट्यूब। ठीक है, ऊपर जाएगा। चलिए ठीक है बच्चे, गुड नाइट। ठीक है चारों, कोई इश्यू नहीं। अब सेकंड हमने बात करिए, इफ थीटा सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो वाटर जो हमारा है ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। ठीक है, कांटेक्ट एंगल बराबर है। ठीक है, वाटर विल नॉट राइज और डिप्रेस्ड। ठीक है, अगर हमारा जो थीटा है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री हुआ तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम आ गए। तो H विल बी इक्वल टू नेगेटिव, यानी कि जो हमारी कैपिलरी है उसके अंदर जो वाटर है वो क्या करेगा, नीचे जाएगा। ठीक है, सो लिक्विड विल गो डाउन इन कैपिलरी। ठीक है, एक लॉ होता है बच्चों, जूरिन्स लॉ, जिसको कोई बोलता है जेड से, कोई बोलता है जे से। करेक्ट जे से होता है, लेकिन हम भेड़ चाल चलेंगे, जूरिन्स से ही लिखते हैं उसको। ठीक है, तो जूरिन्स लॉ क्या होता है, ये बोलता है, इस फॉर्मूले को लेके आओ यहाँ पर। ठीक है, इस फॉर्मूले को लेके आओ। तो सरफेस टेंशन भाई साहब आपकी कांस्टेंट होती है, थीटा सी कांस्टेंट होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट किसी एक पर्टिकुलर पेयर के लिए, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कांस्टेंट जी कांस्टेंट होता है। तो यहां से आप कह सकते हो कि जो आपका एच है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब होता है। ठीक है, तो यहां से आप बार बहुत बोल सकते हो कि एच आर विल बी कांस्टेंट। ठीक है, एच आर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इससे हम क्या इंटरप्रिटेट कर सकते हैं कि जो हमारी रेडियस ऑफ ट्यूब है ना, अगर वो कम हुई तो हमारी हाइट क्या होगी, कैपिलरी ट्यूब में जो वाटर राइज करेगा या लिक्विड राइज करेगा वो ज्यादा करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जूरिस लॉ के अकॉर्डिंग, लिक्विड विल राइज मोर इन ट्यूब ऑफ लेस रेडियस। जितनी रेडियस कम उतनी ही ज्यादा हमारी लिक्विड की हाइट होगी ट्यूब के अंदर। ठीक है, आ गई बात समझ में। यही हमारा जूरिन्स लॉ है, या फिर जूरिन जे से भी बोलते हैं इसको, जूरिन्स लॉ। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, सबका आंसर आना चाहिए, एचआर वाला ही फॉर्मूला लगेगा। वाटर राइज टू ए हाइट ऑफ 10 मिलीमीटर in capillary if the radius of the capillary is made half कर दी रेडियस। ठीक है, तो प्रीवियस वाले से, देन व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ द कैपिलरी राइज। H1 दिया हुआ है 10 मिलीमीटर। ठीक है, R1 मान लेते हैं R, और R2 को क्या किया है, हाफ कर दिया, तो H2 बताना है। और हमें पता है कि एच आर इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसी से आप लिख सकते हो वो क्या, जैसे आपने कंटिन्यूटी में लिखा था A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, तो H1 R1 इज इक्वल टू H2 R2 होगा। H1 की वैल्यू 10, R1 की वैल्यू R, H2 की वैल्यू फाइंड करनी है, R2 की वैल्यू R/2, ये कैंसिल आउट, 2 इधर का जाएगा, तो H2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 मिलीमीटर। ठीक है,
हमने जो बोला था वो बिल्कुल सही है। ठीक है, जूरेंस पायस हमने बोला था रेडियस कम करोगे तो ज्यादा हाइट तक आपका लिक्विड चढ़ेगा। ठीक है, तो यही आंसर है बच्चों। ठीक है, चलो यही एंड करते हैं। इसका थोड़ी बहुत कहानी बची हुई है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे और फिर नया चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़िया है, फिर मिलते हैं परसों, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, ध्यान रखिए अपना। चलिए, अच्छी बात है, बाय बाय बच्चों, गुड नाइट। हाँ जी, दुआओं में याद रखेंगे बिल्कुल। माय नेम इज आकिब खान जई।